Hello everyone, my name is Meenakshi Sharma and welcome to YT School Hub. Today I am going to tell you about NCERT History of Class 7, Chapter 2, and Chapter 2 name is New Kings and Kingdoms. In this chapter we have 7th century में काफी सारी न्यू डायनेस्टीज आई थी, एमर्ज हुई थी। तो 7th और 12th सेंचुरी के बीच में जो भी डायनेस्टीज आई हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे, जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पर रूल करती थी। सब कॉन्टिनेंट इंडिया का मतलब कि जिसमें आप इंक्लूड करते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन सबको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूड करते हैं। ये मैप में आपको यहाँ पे इनका दिखाया हुआ है कि कौन कौन से रूलर्स ने कहाँ कहाँ पे रूल किया है। ये मेजर न्यू डायनेस्टीज हैं। द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज की न्यू डायनेस्टीज को एमर्जेंस कैसे हुआ है? तो 7th सेंचुरीज में जैसे बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स यानी कि जिनके पास में बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी या जिनके पास में अपने वॉरियर शक्ति मतलब सैनिक शक्ति बहुत ज्यादा होती थी। डिफरेंट रीजन्स में, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन्स में वो रहते थे। तो यहाँ पे जो राजा थे वो अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स और सामंताज, उनको हम उनके जो सबऑर्डिनेट्स थे सामंताज बोलते हैं, जो उनके कुछ अपने ऐसे लोग होते थे जो उनको प्रिय होते थे और उनके लिए वो वर्क करते थे। ये सामंताज क्या वर्क करते थे? उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, है ना, किंग्स के लिए, उनको प्रेजेंट, उनकी कोर्ट्स में प्रेजेंट रहते थे और हमेशा उन्हें क्या करते थे, मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। और इस तरीके से ये सामंता अपने एरिया में बहुत ज्यादा पावर और वेल्थ रखते थे। तो जैसे जैसे ये पावरफुल होते चले गए तो इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया महासामंताज और महामंडलेश्वरा। मंडलेश्वरा मीन्स अपने सर्कल में और अपने रीजन में ये काफी ज्यादा फेमस थे, वहां पे मतलब लॉर्ड माना जाता था। इस तरीके से ये अपने आप को शो किया करते थे। कुछ टाइम बाद इन्होंने अपने आप को क्या किया, इंडिपेंडेंस मानना शुरू कर दिया कि इनके ऊपर कोई लॉर्ड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। बट वो जो बहुत ज्यादा अपने आप को पावरफुल मानते थे वही ये करते थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते थे। लाइक ये बहुत ज्यादा पावरफुल है तो ये अपनी मिलिट्री का यूज करते हुए राजा को, रूलर को वहां से हटा देते थे, उनसे फाइट करते थे या उनको किल कर देते थे, तो वहां के वो राजा बन जाते थे। इसका हम एक उदाहरण ले तो राष्ट्रकूटास जो है डेक्कन में, ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिन्होंने चालुक्यास जो कर्नाटक का सब ऑर्डिनेट थे, उनके चालुक्यास के राष्ट्रकूट सबऑर्डिनेट थे, इट मीन सामंताज थे। उन्होंने चालुक्यास को डिफीट करके अपना शासन वहां पे मिड 8th सेंचुरी में उन्होंने स्थापित किया और वहां पे उन्होंने रिचुअल परफॉर्म किया जिसे वो हिरण्यगर्भ यानी कि जिसको हम गोल्डन वोम भी बोलते हैं। और इस रिचुअल में ये रिचुअल ब्राह्मण्स जो है वो करते थे और इस रिचुअल को हम बुलाते हैं कि जैसे रीबर्थ होना, जैसे कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं है उसको दोबारा से उसका ये रिचुअल होता था जिसको वो राजा बनने योग्य हो जाते थे। कादम्बा, मयूरा श्रमण एंड गुजारा प्रतिहारा हरिचंद्रा, ये ब्राह्मण्स थे बट इनका जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था वो उन्होंने छोड़ा और आर्म्स उठाए इन्होंने क्या किया, अपने अपने किंगडम्स को स्टैब्लिश किया। कर्नाटका में कादम्बा ने और राजस्थान में हरिचंद्रा ने अपना किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट हेडलाइन इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था, कैसे उनका प्रशासन चलता था वहां पे। तो न्यू राजा जो थे, जो नए किंग्स थे, उन्होंने काफी अच्छे टाइटल्स अपने लिए हुए थे, काफी बड़े बड़े, जैसे कि महाराजा धीराज यानी कि जो राजाओं में सबसे ज्यादा महान है या राजाओं का भी राजा है। त्रिभुवन चक्रवर्ती जो यानी कि तीनों संसार का राजा है, उनका भगवान है। ऐसे टाइटल्स वो अपने ऊपर यूज किया करते थे अपने लिए। बट
ऐसा नहीं है कि वो जो राजा अपने लिए ये वर्ड्स यूज किया करते थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, उनको भी अपनी पावर को शेयर करना पड़ता था सामंताज के साथ, और जो पीजेंट्स के एसोसिएशन है, ट्रेडर्स के एसोसिएशन है और ब्राह्मण्स के एसोसिएशन है, उनके साथ भी उनको वो शेयर करनी पड़ती थी अपनी पावर्स। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि टैक्स कलेक्ट कैसे करते थे, या फिर वो टैक्सेस जो है वो क्यों होते थे, कैसे होते थे। तो यहाँ पे टैक्स के लिए वर्ड यूज हुआ है रिसोर्सेज। वो स्टेट्स जो है वो रिसोर्सेज अपने प्राप्त करते थे प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स किसे कहा गया है यहाँ पे? पीजेंट्स को, कैटल कीपर्स को, आर्टिशियंस को, जो है वो अपने लिए अपना जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ पार्ट, या जो उन्होंने अपना प्रोड्यूस किया है उसको सेल करने के पास जो उनके पास पैसे होते थे वो उनको वो ऑफर कर देते थे, वो उनको दे देते थे। और कुछ टाइम बाद इसको क्लेम किया जाने लगा रेंट, यानी कि जैसे कोई लैंड है उस पे कोई पीजेंट जो है अपना खेती कर रहा है, तो राजा के लोग आते थे और उनसे बोलते थे कि आप इस लैंड को यूज कर रहे हो जबकि ये लैंड किंग का है, तो आपको इसको यूज करने के लिए रेंट देना होगा। और यहाँ पे ट्रेडर्स से भी रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट हो चुका था। 400 टैक्सेस, ये एक इंस्क्रिप्शन दिया गया है जो चोलास के टाइम का है, जो तमिलनाडु में रूल किया करते थे, कि वहां पे 400 से भी ज्यादा काइंड्स के क्या थे, टैक्सेस थे। वो टैक्सेस को क्या मेंशन करते थे? वेट्टी। टैक्सेस को उन्होंने नाम दिया है वेट्टी, और इसमें काफी सारे उन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये जो रिसोर्सेज था, इट मीन्स जो ये टैक्सेस आते थे वो किस चीज के लिए यूज होते थे? वो फाइनेंस करते थे किंग्स के जो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि उनका जो महल है या जो वो किले बनवा रहे हैं उनको, या उन्होंने कोई टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराना है, ये सब वहां पे यूज क्या करते थे वो। और यूज करते थे फाइट में, जो वॉर हो रही है उसके लिए जो आर्म्स चाहिए या सैन्य शक्ति चाहिए, उनके लिए भी वो उन चीजों में उन टैक्सेस को यूज क्या करते थे। और जैसे एक राजा दूसरे राज्य पे उस पे हमला करता था, उनके बीच में जो जीतता था, ठीक है, तो वहां से जो लूट का माल मिला है, जो भी उन्होंने वहां से उस राज्य से उन्हें जो भी लैंड मिला है या जो भी चीजें उनको मिली है, वेल्थ मिला है वहां से, वो उसको अपने यहाँ लाते थे। इसको भी वो अपने एक रिसोर्सेस मानते थे कि हमारे स्टेट की इस तरीके से भी कमाई होती है, उनका ये इनकम है। और ट्रेड रूट्स, यानी कि जैसे किसी राज्य से होके गुजरती है कोई ट्रेड रूट, वहां से गुजर रहा है, तो वो वहां पे भी उस पर टैक्स लगाते थे और वहां पे आने जाने वाले ट्रेडर्स से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। और जो ये टैक्स कलेक्ट करने वाले रेवेन्यू कलेक्टिंग जो पीपल होते थे, वो इन्फ्लुएंस फैमिलीज होती थी। जो राजा है वो उन्हीं से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते थे। और जो हेरिडेटरी, इट मीन्स जो पोजीशंस उनको मिली हुई है, वो जैसे कोई आदमी है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद उसका बेटा उसका रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसका बेटा रेवेन्यू, ये पोजीशंस कभी हेरिडेटरी होती थी कि मतलब एक के बाद एक उसी परिवार से उसी का बेटा उसको उस पे आता था। और ऐसे ही आर्मी में भी ये पोस्ट ऐसे ही दी जाती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे को, उसके बाद उसके बेटे को दिए जाते थे। और ये देखने में आता है कि काफी सारे केसेस में ऐसे होता है, जो ये पोजीशंस होती थी वो राजा के क्लोज रिलेटिव्स ही होते थे। जो भी पोजीशंस मेनली होती थी वो राजा के क्लोजली रिलेटिव्स होते थे, उसके फैमिली मेंबर्स होते थे, उन्हीं को ये पोजीशंस दी जाती थी। नेक्स्ट हेडलाइन इज प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति जो होते हैं, प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस को ही बोलते हैं, बट जो उनपे डिटेल्स दी हुई होती हैं, इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो हार्ड सरफेस पे, जैसे कि कॉपर पे, स्टोन पे, किसी भी हार्ड सरफेस पे जो भी जो भी लिखते हैं, जो भी जानकारी वहां पे देते हैं, वो इंस्क्रिप्शंस कहलाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी उस पे लिखा है वो लिटरली ट्रू है, क्योंकि कोई भी राजा होगा वो अपने बारे में लिखवाएगा या लिखेगा तो वो हमेशा वही चीज लिखेगा जो अच्छी है ना। कभी अपने जो उसने कुछ गलत किया है वो तो उस पे नहीं लिखाएगा ना। तो वो अपने आप को हमेशा क्या शो करने की कोशिश करते हैं कि वो वायलेंट है, विक्टोरियस वॉरियर्स रहे हैं,
वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स अपने उसमें देते हैं इंस्क्रिप्शंस में कि वो बहुत ज्यादा अच्छे राजा रहे हैं, महान कार्य उन्होंने किए हैं। तो इसलिए हम इसे हमेशा सच नहीं मान सकते हैं। और ये जो कंपोज की जाती थी प्रशस्ति, वो लर्न्ड ब्राह्मण्स द्वारा, जो अच्छे ब्राह्मण्स होते थे उन्हीं के द्वारा ये प्रशस्ति लिखी जाती थी। और वो उनको, जो ये ब्राह्मण्स थे, वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प किया करते थे। ये एक अचीवमेंट है, इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे दी हुई है, नागभट्ट के द्वारा जो है ये अचीवमेंट दिया हुआ है कि काफी सारे राजाओं ने उनकी जो प्रशस्ति है, उन अचीवमेंट्स है, उनको प्रशस्ति पे लिखा है। इस प्रशस्ति में ये लिखा हुआ है, ये प्रशस्ति दी गई है संस्कृत में और ये मिली है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जो डिस्क्राइब करती है नागभट्ट एक प्रतिहारा किंग। और वो बताते हैं कि जो आंध्र के किंग हैं, सिंध के किंग हैं, विदर्भा के किंग हैं, कलिंगा के जो किंग हैं, जो अभी प्रेजेंट में उड़ीसा में है, उन सब के राजा जो है, वो रूलर्स जो है, वो यहाँ के नागभट्ट के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं और वो विक्ट्री को विन कर चुके हैं। और काफी बार ऐसा होता था, जो किंग्स होते थे वो ब्राह्मण्स को लैंड भी ग्रांट्स करते थे। ग्रांट्स करते थे मतलब अनुदान में, जैसे किसी को दान में दे देते हैं, तो ऐसे ही वो दान में उनको लैंड दिया करते थे। और इनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था, वो कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाते थे, ठीक है, कि वो किसको और कितना प्राप्त हुआ है, किसको वो दी गई है, वो सबके ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो है कॉपर प्लेट्स है, इन पे ये इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं कि किसको कितना है। और ये जो साइन है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है, ये साइन है, ये मोहर है कि हाँ ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है। लैंड के साथ और क्या क्या दिया जाता था वो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि चोलास के द्वारा तमिल सेक्शन में एक लैंड ग्रांट दिया गया था, तो उसके साथ में क्या क्या दिया, कि जैसे उस लैंड पे क्या क्या है, थॉर्नी बुशेस हैं, वो लैंड क्या कंटेन करता है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज है, वाटर है, लैंड है, गार्डन्स है, ऑर्चार्ड्स है, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेस भी है ना, कैसा एरिया है, कहाँ है, कैसी बाउंड्रीज है, वो सब कुछ उसमें लिखा करते थे अपने इंस्क्रिप्शंस में, कि जो भी वो दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं, कि यहाँ पे एक बड़ा रूम बना हुआ है, स्टोन्स है, यहाँ पे ब्रिक्स लगी हुई है स्टोन की, वेल है, लार्ज वेल है, स्मॉल वेल है, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता था। एक संस्कृत में 12th सेंचुरी में एक इंस्क्रिप्शन दिखाया गया है, कश्मीर का जो रूलर थे वो कश्मीर पे रूल किया करते थे, संस्कृत में वो पोयम लिखी हुई है, वो लिखी है कल्हन ने। इन्होंने काफी सारे सोर्सेज को यूज करते हुए, जैसे कि सोर्सेज क्या थे इनके, इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, है ना, अर्लियर हिस्ट्रीज जो उनके बारे में थी, उन सब का एक प्रशस्ति बनाई है। उसमें उन्होंने राजा की क्रिटिकल उनकी वो बताइए कि क्या क्रिटिक्स किया है उनके ऊपर, उनको उन्होंने उसकी बड़ाई नहीं की है, बल्कि उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने क्या किया है, क्या उनकी पॉलिसीज थी, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने लिखा है। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डिफरेंट है दूसरे टाइप की प्रशस्ति से, इसलिए इस चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि जो युद्ध हुआ करते थे उसमें वेल्थ कितना लगता था, कैसे लग जाता था। जो रूलिंग डायनेस्टीज होती थी उनका एक अपना स्पेसिफिक एरिया होता था, अपना स्पेसिफिक रीजन होता था, बट वो चाहती थी अपने रीजन को हमेशा स्प्रेड करते रहे हर तरफ से, है ना, और वो जो दूसरा एरिया है उसको भी कंट्रोल करना चाहते थे, है ना, एक ही टाइम पे। जैसे कि आप पर्टिकुलरली यहाँ पे एग्जांपल ले, कन्नौज जो गंगा वैली में है, जो गंगा वैली में थी उसके, तो उन्होंने रूलर्स ने, इनके रूलर्स बिलोंग करते थे गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाल डायनेस्टीज यहाँ पे रहते थे। इस एरिया में ये तीनों डायनेस्टीज जो है वो एक दूसरे पे फाइट करती थी कि हमारा इस पे कंट्रोल हो जाए, कन्नौज पे हमारा कंट्रोल हो जाए।
क्योंकि ये तीन पार्टीज थी जो अपने बीच में कॉन्फ्लिक्ट करती थी, जिसके बीच में ये युद्ध रहता था। तो हिस्टोरियंस इसको डिस्क्राइब करते हैं ट्री पार्टाइट स्ट्रगल। ट्री पार्टाइट स्ट्रगल इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसमें तीन पार्टीज आपस में लड़ती रहती थी हमेशा। जैसे हमने देखा है आगे के पैराग्राफ्स में भी कि जो रूलर्स थे वो ट्राई करते थे अपने पावर को, अपने रिसोर्सेज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, है ना, बढ़ाते थे, एक्सपेंड करते थे और हमेशा दूसरों को ये दिखाना चाहते थे कि हम उनसे पावरफुल हैं, हम ज्यादा रिच हैं। तो वो क्या करते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, जैसे कि टेम्पल्स की बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बनाया करते थे। तो वहां से क्या होता था, और एक दूसरे के टेम्पल्स को ही वो टारगेट करते थे अपने किंगडम्स को, दूसरे किंगडम्स को अटैक करने के लिए। उनके जो टारगेट होते थे वो टारगेट चूज करते थे टेम्पल्स को ही, क्योंकि समटाइम्स क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा रॉयल्टी के साथ वो बनाए जाते थे, जिसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे चैप्टर 5 पे। ऐसे ही इसमें एक बेस्ट नोन रूलर है सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। ये कहाँ के रूलर थे, अफगानिस्तान के थे। इनका रूलिंग टाइम था 1997 टू 1030 और इन्होंने अपने जो एरिया था वो एक्सटेंड किया है सेंट्रल एशिया पार्ट्स, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस सब कॉन्टिनेंट पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उन्होंने क्या किया है, रेड किया है और उन्होंने लूटा है यहाँ पे वेल्दी जो टेम्पल्स थे। जैसे कि हम ले सकते हैं उसमें सोमनाथ गुजरात, तो यहाँ पे जो भी सोना चांदी जो भी चीजें थी वो यहाँ से हमेशा लूटा करते थे, मोस्टली एवरी ईयर वो लूटा करते थे। और मोहम्मद जो थे ये वेल्थ को, जो यहाँ से लूटा हुआ धन था, वो यूज किया करते थे एक स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी बनाने के लिए। गजनी की एक स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी बनाने के लिए वो उस लूटे हुए धन का यूज किया करते थे। सुल्तान मोहम्मद जो थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि जहां वो जीत रहे हैं, जहां वो लड़ रहे हैं, है ना, उनके लोगों के बारे में जानने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि वहां पे क्या पहनावा है, कितना धन है, कैसे वहां के लोगों की थिंकिंग है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उन चीजों को जानना चाहते थे। तो उन्होंने अल बरूनी नाम के एक स्कॉलर को यहाँ पे भेजा, सब कॉन्टिनेंट में भेजा कि वहां के बारे में मुझे जानकारी लाके दो, सब कैसा है, ये एरिया कैसा है, क्या क्या यहाँ पे होता है। तो उन्होंने अरेबिक में एक अपना बुक लिखी है, उसका नाम है किताब उल हिंद। इसका नाम दिया गया है किताब उल हिंद, यानी कि हिंदुस्तान के ऊपर ये लिखी गई है और इसके अभी भी काफी सारे सोर्सेज हिस्टोरियंस को मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अकेले ने ये सब कुछ किया है, नहीं, उन्होंने काफी ज्यादा कंसल्ट किया है, जो संस्कृत स्कॉलर्स होते थे उनकी हेल्प से भी उन्होंने काफी कुछ यहाँ से प्रिपेयर कराया है ये अकाउंट। और अदर किंग्स, जो हम दूसरे किंग्स को देखते हैं तो उनमें बहुत बड़ा नाम निकल के आता है चाहमांस। चाहमांस को बाद में चौहान्स के नाम से जाना गया है, जिन्होंने रूल किया है दिल्ली एंड अजमेर के जो अराउंड में रीजन है उस पर उन्होंने रूल किया है। और हमेशा उनका यही अटेम्प्ट रहता था कि वो अपने कंट्रोल को एक्सपेंड करें वेस्ट ईस्ट, और वो हमेशा अपोज होते थे। उनको अपोज कौन करते थे, हमेशा चालुक्यास जो गुजरात में थे और गंधावल्स जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रूलर्स थे, वो हमेशा उनको अपोज किया करते थे। और बेस्ट नोन चाहमान रूलर जो है वो पृथ्वीराज थर्ड रहे हैं, जिनका रूलिंग पीरियड रहा है 1168 टू 1192 और इन्होंने 1191 में अफगान के रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया है। बट नेक्स्ट ईयर जब ये फाइट दोबारा हुई तो वो उनसे हार गए, 1192 में वो उनसे हार गए हैं। Okay, this chapter is very long, so I have decided to divide into two parts of this chapter. This is the first part, and from this we will discuss in next video. Thanks for watching this video. Please subscribe the channel and don't forget to click on bell icon. Thank you.